हेलो नमस्कार, मैं अनिल चक्रवाल और आप मेरे साथ कक्षा 12 के सिलेबस में डे 46 में हैं और आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। राजस्थान बोर्ड का चैप्टर संख्या 5 है ये विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और एक बात और, इसके साथ जो है वो अब ये यूनिट सेकंड की शुरू हो गई है, ये भी आप ध्यान रखिए, ये यूनिट सेकंड है। पहले जो 4 चैप्टर थे राजस्थान बोर्ड के वो यूनिट फर्स्ट में थे, अब जो कि 6 नंबर की थी, 7 नंबर की, अब जो है ये यूनिट सेकंड का पार्ट शुरू हो गया। इसके अंदर 2 चैप्टर है, सीबीएसई में उन दोनों को एक के अंदर ही ले रखा है विद्युत धारा नाम से। राजस्थान बोर्ड में इनको 2 अलग अलग चैप्टर में आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया। बात वही टॉपिक वो की वही है। तो पहला जो पार्ट है वो विद्युत धारा है, दूसरा जो पार्ट है वो विद्युत परिपथ है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे आगे। इन दोनों को मिलाकर इसमें से यूनिट सेकंड जो है, इसमें से जो पेपर आएगा वो आएंगे 5 मार्क्स का पेपर आएगा इसमें से। अब देखो इसके अंदर से क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट में 2 + 2 + 1 इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। कभी कभार 3 + 2 में भी आ जाता है, ज्यादातर ये रूटीन रहता है 2 + 2 + 1 में। बाकी थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है कि 3 + 2 में देते हैं या ये 4 नंबर के पेपर बनाते। कभी कभार ऐसा भी होता है किसी चैप्टर से एक आधे नंबर का जितना ब्लूप्रिंट में है उसके अकॉर्डिंग एक आधा नंबर का डिफरेंस भी हो जाता है। कभी कभार ज्यादातर जो पेपर वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही सेट होता है 100%। तो 2 + 2 + 1 इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये है कि जो यूनिट फर्स्ट है उसमें बड़े जो क्वेश्चन है वो आते हैं सीधे सीधे। तो जहां शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसका मतलब ये है कि वहां आपको लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट हर बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी लाइन से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसीलिए ये चैप्टर जो है वो बेसिक, इसका जो बेसिक बातें हैं उन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, इसका जो डेरिवेशन है वो भी शॉर्ट टाइप डेरिवेशन होंगे, छोटे छोटे डेरिवेशन होंगे, जैसे मान लो आधे पेज में हो गए, जैसे वहां हमने किए पिछले चैप्टर में गाउस के नियम के अनुप्रयोग, उनमें 1-1, 2-2 पेज के जो डेरिवेशन थे वैसे डेरिवेशन यहाँ नहीं होंगे, छोटे डेरिवेशन होंगे। तो वो छोटे प्रूफ जो है वो भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। अब इस चैप्टर में आगे बात करते हैं। चैप्टर के 2 भाग हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यूनिट के, और दूसरा जो भाग है वो चैप्टर संख्या 6, यानी राजस्थान बोर्ड की बात करें तो उसमें यूनिट जो सेकंड की बात हम कर रहे हैं, उस यूनिट सेकंड में चैप्टर संख्या 5 प्लस चैप्टर संख्या 6, इन दोनों को मिला के 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो है इसके क्वेश्चंस की बात। एक दिन 2-4 चैप्टर और हो जाएंगे, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में एक क्लास ब्लूप्रिंट की रखी जाएगी जिसमें आपको हर क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूंगा कि कौन से चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर से छोटे क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सब चीजें ब्लूप्रिंट में पहले सेट होती हैं कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, वहां से कौन कौन से क्वेश्चन लेने हैं, किस तरह के कौन कौन से, ये तो पेपर बनाए जाते हैं तभी बनाने वाले डिसाइड करते हैं कौन से आएंगे, लेकिन कौन से का मतलब ये है भी कितने मार्क्स के क्वेश्चन वहां से लेने हैं। यानी 5 मार्क्स का पेपर लेना है तो 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, या 4 मार्क्स से कितना आएगा, या 1 मार्क्स से कितना आएंगे। इस तरह से जो ब्लूप्रिंट है वो पहले से पूर्व निर्धारित रहता है। उसके बाद हम एक क्लास जो है केवल और केवल ब्लूप्रिंट में रखेंगे बाद में, तो तब बात करेंगे इसमें। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये है चैप्टर संख्या 5 है, ये आप ये अगर राजस्थान बोर्ड में देखें तो ये चैप्टर संख्या 5 है आरबीएसई का। एक बात और, सीबीएसई की जो क्लासेस हैं, तो सीबीएसई की जो मॉडल स्कूल के बच्चे हैं वो या किसी भी स्कूल के हों तो उनके लिए लगभग इस महीने के अंत में अलग से उनकी कक्षाएं अपलोड कर दी जाएगी जो इंग्लिश मीडियम की है। दूसरा, उनके नोट्स भी उनको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, वो किस माध्यम से बाय पोस्ट करवाए जाएं या इस पे अगर पॉसिबल हुआ तो आपको इसकी पीडीएफ वगैरह भी हो सकता है।
आपको उपलब्ध करवा दी जाए। बाकी जो नोट्स की काफी दिक्कत आ रही है, तो नोट्स जो है राजस्थान बोर्ड के नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, तो वो तैयार हो जाएंगे, उसके बाद में आपको जिस भी माध्यम से पहुंचाया जाएगा पहुंचा दिए जाएंगे नोट्स। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो विद्युत धारा, चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा है। विद्युत धारा, सबसे पहले विद्युत धारा को डिफाइन करके सिंपल सी परिभाषा कक्षा 9 में 10 में काफी आते हैं। आई से लिखते हैं विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट आवेश प्रवाह की दर को। सबसे सिंपल परिभाषा जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, वो यहाँ बात करेंगे आवेश प्रवाह की दर को। आप इसकी चैप्टर के जो बेसिक है उसको शुरू से ही थोड़ा सा पकड़ लें, थोड़ा समझ लें बेसिकली, तो आपको आगे जैसे जैसे हम चैप्टर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन किसी भी राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष जो परिवर्तन है उसको दर कह देते हैं। जैसे वेग में परिवर्तन की दर dv/dt त्वरण होता है, तो वो वेग में परिवर्तन की दर है, ये भी परिवर्तन की दर है, ठीक है। लेकिन किसमें? ये चार्ज में परिवर्तन की दर है, आवेश में। आवेश प्रवाह की दर मतलब आवेश की बहने की दर पर, आवेश की गति करने की दर है। दर का मतलब स्पीड है, कितना टाइम के साथ कितना टाइम में कितना चार्ज है वो फ्लो हो सकता है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं I = dq/dt। नॉर्मल वे में से q/d भी लिख सकते हैं, वो भी एक ही बात है। जब स्मॉल एलिमेंट फॉर्म लेते हैं, जब भी हम सोल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन फॉर्म का यूज करके टोटल वैल्यू निकालते हैं, इसलिए वहां क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट फॉर्म यूज कर लेते हैं। यहाँ एक बात और डेफिनेशन में लिख देते हैं कि लिमिट dt टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि समय जो अंतराल है वो कम होना चाहिए। अब देखो करंट कितना होगा वो सारी बात इस dt पे डिपेंड करती है, यानी समय अंतराल पे डिपेंड करती है, और वही इसकी दर को कम या ज्यादा करता है। हर काम जो है वो इसी पे डिपेंड करता है, समय अंतराल पे। जैसे मान लो किसी दो बच्चों को या दो व्यक्तियों को कोई काम दिया गया है कि आपको 100 ईंटें एक जगह से उठा के दूसरी जगह डालनी, तो एक व्यक्ति ने तो 1 घंटे में डाल दी और एक व्यक्ति ने सुबह से शाम तक या कि 7-8 घंटे लगा के डाल दी। तो काम तो दोनों ने पूरा कर दिया, वो सारी जो ईंटें थी वो उठा के दूसरी जगह डाल दी। लेकिन अब कहें तो दोनों में अंतर क्या है? हम ये कहेंगे एक की दर जो है वो ज्यादा है, एक की जो स्पीड है वो ज्यादा है। यानी ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसके लिए समय अंतराल क्या था? कम था। इसीलिए dt जो है वो कम से कम होगा तो करंट की वैल्यू वहां ज्यादा होगी। यानी dt कम होने का मतलब जो चार्ज फ्लो है उस चार्ज फ्लो के लिए कम होगा, यानी जितना चार्ज जा रहा है वो चार्ज बहुत कम समय में जाएगा तो करंट वहां ज्यादा हो जाएगा। यानी सारी की सारी जो बात है वो डिपेंड करती है इस dt पर, समय अंतराल पर। तो ये तो वैसे इसकी सामान्य सी परिभाषा है। नॉर्मली इसका जो यूनिट है वो क्या होती है? कूलम्ब पर सेकंड होती है, और अपने जो है वो उसमें क्या लेते हैं? एम्पियर लेते हैं। तो एम्पियर जो साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग है ये, तो ये तो वही विद्युत धारा की बात। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं वो है धारा घनत्व। देखो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने अभी बात की है कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी लाइन से कुछ भी पूछा जा सकता है। चार्ज डेंसिटी में भी मैं आपको बताता हूँ कि दो क्वेश्चन आ चुके हैं अभी 2 साल पहले, यानी 2020 से ही लगभग 17 में, शायद 17 में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, और वो क्या आया हुआ है? धारा घनत्व का मात्रक लिखिए, ये क्वेश्चन आया है। तो इसीलिए मात्रक को कोई ये नहीं है कि अपने को मात्रक तो बहुत ही छोटी सी चीज है, बाहर में तो बड़ा काफी बड़ी क्लास है स्कूल की सबसे बड़ी, तो उसमें इतना छोटा सा क्वेश्चन ये है। कोई भी लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन उसके अंदर पूछा जा सकता है। धारा घनत्व को जी से लिख देते हैं, करंट डेंसिटी को जी से, कैपिटल जैसे। घनत्व की बात हमने बहुत डिटेल से की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ये सारे चैप्टर संख्या 2 में, राजस्थान बोर्ड के चैप्टर संख्या 2 में हमने काफी डिटेल से पढ़े। तो उसमें घनत्व में मैंने आपको बताया था कि आप घनत्व को समझने के लिए क्या करें, ये ध्यान रख लें कि इकाई भाग में जो वैल्यू होती है वो घनत्व होती है। अब जिसका भी घनत्व निकालना है वो आप उसमें देख लें।
अब हम धारा घनत्व निकालना है तो इकाई भाग में। अब धारा किस में प्रवाहित होती है? तार में प्रवाहित होती है, किसी चालक में प्रवाहित होती है, तो चालक के क्षेत्रफल में प्रवाहित होती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में। इसलिए इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को क्या कहेंगे? धारा घनत्व। तो इसकी परिभाषा तो क्या होगी? इकाई क्षेत्रफल में किसी चालक में प्रवाहित होगी धारा, किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जैसे लिखते हैं, अब देखो धारा कैसे प्रवाहित होती है। ये कोई चालक है, इस तरह कोई वायर होती है, वो सिलेंड्रिकल होती है, कितनी भी पतली वायर हो, बिल्कुल बेलनाकार आकृति की होती है। ये जो पार्ट होता है इसका अनुप्रस्थ काट होता है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, बोलते एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऐसे कहते हैं इसे क्षेत्रफल। और ये जो क्षेत्रफल है वो क्या है? इसको ए से लिखते हैं। तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या हो रही है? इस पूरे भाग में करंट प्रवाहित हो रहा है, पूरे भाग में। तो वही करंट क्या होगा? पूरे सभी भाग में प्रवाहित होगा। अब इसके अंदर एक बात ध्यान रखें, इसके आयतन से इसका संबंध नहीं है धारा का। धारा कहाँ? इसके क्षेत्रफल पर प्रवाहित होती है। अब देखो जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट इस भाग में भी वही करंट जाएगा। ये नहीं है कि अगर हम इस टुकड़े पे हाथ लगाएंगे तो करंट कम आएगा, इस टुकड़े पे हाथ लगाएंगे तो करंट ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये बात आयतन पे डिपेंड नहीं करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, क्षेत्रफल पे डिपेंड करती है। तो जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही ये भाग होगा, इस भाग में भी उतना ही करंट जाएगा, इस भाग में भी उतना ही करंट जाएगा। अगर हम इसका क्षेत्रफल कम लें, यानी अगर हम ये कहते हैं कि हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि इसका इतना सा टुकड़ा ही लें अगर, तो उसमें क्या होगा? जो करंट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब धारा घनत्व जो है वो क्या होगा? इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा। अब धारा कितनी जा रही है? टोटल क्षेत्रफल ए है, टोटल क्षेत्रफल ए में धारा कितनी है? आई है। इकाई क्षेत्रफल में धारा क्या हो जाएगी? आई अपॉन ई हो जाएगी। तो इसका मतलब सिंपल सा धारा घनत्व की परिभाषा हो गई, इकाई क्षेत्र में प्रवाहित धारा, और इसका फॉर्मूला हो गया धारा घनत्व J = I अपॉन E। एक बात, दूसरी बात इसके अंदर अब इसका मात्रक देख लें तो ये हो गया, इसका मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है, धारा घनत्व का मात्रक भी पूछा जा चुका है। परिभाषित करो जब भी ये वर्ड लिखा आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में आती है ये बातें, तो परिभाषित करो मतलब ये नहीं है कि अपने केवल परिभाषा लिख के आ जाए। परिभाषित करो मतलब है उसकी डेफिनेशन और उसका जो भी फॉर्मूला है वो प्लस दोनों चीजें उसमें आपको एक साथ इंक्लूड करनी है। अब देखो इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं हम एक फॉर्म में, और इसको समाकलन फॉर्म में भी व्यक्त किया जा सकता है इसको धारा घनत्व। अगर ये कहते हैं समाकलन रूप में धारा घनत्व का को परिभाषित कीजिए, जैसे कभी आए पूछ लिए थे भाई था, तो हम क्या करेंगे? देखो घनत्व तो क्या है? घनत्व तो सब जगह समान रहेगा, क्षेत्रफल कम हो या ज्यादा हो तो उसी के अकॉर्डिंग घनत्व जो है घनत्व कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ये तो किसी चालक अगर बदल देंगे, जैसे तांबे की जगह मान लो चांदी ले ले तो क्या होगा? तो घनत्व चेंज हो जाएगा। अब यहां देखिए इसके अंदर यदि इसका थोड़ा पार्ट ले, हम थोड़ा पार्ट ले, जैसे मान लो इतना पार्ट ले लिया, ये क्या है? डीए है, तो इसमें करंट भी क्या होगा? थोड़ा होगा, डीआई है, ठीक है। तो डीए क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा डी आई हो तो J = क्या होगा? डी आई अपॉन डी ए। ये तो वही बात है धारा घनत्व, यानी घनत्व की बात अगर हम करें, जैसे हमने चालक तार में लिया था कि अगर आप पूरी लंबाई के अनुसार ले रहे हो तो भी लैम्डा आएगा Q अपॉन L। अगर आपने इतना टुकड़ा लिया, लंबाई का 5 ले लिया, dl है, तो इस 5 में आवेश भी क्या है?
कम है, जो क्या है dq है, तो भी घनत्व क्या रहेगा, वो ही रहेगा dq अपॉन dh। ठीक है, तो यहां पर भी वही बात है। अब देखो इसको अगर I का टोटल मान निकालना है हमें करंट धारा घनत्व की फॉर्म में, तो क्या आएगा DI इज इक्वल टू आ जाएगा J इंटू DA, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब कुल धारा अगर निकालनी है समाकलन रूप में, कुल धारा निकालनी है तो क्या करना है, इसका समाकलन करना पड़ेगा आगे इंटीग्रेशन फॉर्म। तो समाकलन करने पर ये तो आई हो जाएगा और ये आ जाएगा जे डी ई। तो अगर ये जो फॉर्मूला है वो भी धारा घनत्व के रूप में विद्युत धारा को मान है, अगर समाकलन रूप में कहा जाए तो इस तरह से इसको निकाला जा सकता है। तो ये आप नोट कर लें, साथ साथ आगे बात करते हैं। बस इस तरह की छोटी छोटी बातें इसके अंदर ज्यादा हैं, और जो कुछ बेसिक ऐसे हैं जो आगे भी इन 12th में ही आगे भी कुछ और चैप्टर्स में भी काम आएगा। चालकों के बारे में पढ़ेंगे, अर्धचालकों के बारे में थोड़ा बहुत, यहाँ भी हम कुछ चालकों के बारे में बात करेंगे। फिर उनको अर्धचालक अलग चैप्टर आएगा कंप्लीट, वहां भी उसको पूरा डिफाइन करेंगे, तो उसके अंदर भी चीजें काम आएंगी। कि टेम्परेचर की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर। एक ताप का क्या प्रभाव पड़ता है चालकों पर, अर्धचालकों पर, तो वो बात उसको हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे थोड़ा, और डिटेल से वर्किंग प्रोसेस कैसे होती है वो सारी हम बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स से पार्ट आएगा उसके अंदर भी करेंगे। अब नेक्स्ट इसके अंदर सोल्व करते हैं। तो ये तो 2-3 बातें हो गई सिंपल। विद्युत धारा किसे कहते हैं एक बार फिर देख लेते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, dq/dt की फॉर्म में लिख सकते हैं। धारा घनत्व तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो यूं कहें तो ये भी कह सकते हैं कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, यानी पूरी किताब ही महत्वपूर्ण है। शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से कुछ भी कैसे भी पूछा जा सकता है, उसका कोई क्राइटेरिया या कोई आइडिया नहीं होता है। बाकी जो बड़े क्वेश्चन है उनका जरूर हमें थोड़ा रहता है कि हाँ इस पार्ट से आएगा। तो जैसे मान लो गाउस के नियम से आएगा, द्विध्रुव से आएगा, तो गाउस के नियम में 3-4 एप्लीकेशन है वो सारे पढ़ लें, द्विध्रुव के 2 एप्लीकेशन है वो पढ़ लें, तो फिक्स है उनमें से क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये निकाल नहीं सकता कि क्या आएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये तो हो गई धारा घनत्व की बात। अब नेक्स्ट बात लेते हैं इसके अंदर चालकों में विद्युत धारा। अब देखो कैसे प्रवाहित होती है उसकी हम बात करते हैं। चालक को चालक, ये हमने पहले भी बात कर ली थी पिछले चैप्टर में, बाद में फिर और बात करेंगे। चालक को चालक, अर्धचालक, इन पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। चालक को होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित हो सकती है, तो यहाँ तो विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, तो विद्युत धारा चालकों में प्रवाहित होती है, इसलिए नॉर्मली इस चैप्टर में पूरी हम किसकी बात करेंगे, चालकों की बात करेंगे। इसलिए इस चैप्टर में चालकों से संबंधित हम भी चालकों में धारा कैसे प्रवाहित होती है वो, उसके बाद में अपवाह वेग, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आएगा इसका, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो पढ़ेंगे। अपवाह वेग का विद्युत धारा के साथ संबंध पढ़ेंगे। गतिशीलता एक टॉपिक आएगा, अपवाह वेग का विभवांतर के साथ संबंध पढ़ेंगे। फिर सामान्य बातें ये जो प्रतिरोधों के बारे में, प्रतिरोधकता जो 10वीं क्लास में आते हैं वो भी है, समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। फिर सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल क्या होता है और सेलों को अभी कैसे संयोजन किया जा सकता है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, बस इतना ही पार्ट इसके अंदर आएगा। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये जो हम अब शुरू कर रखा है हमने धारा घनत्व से, और जो हम अपवाह वेग या चालकों में विद्युत क्षेत्र जो पढ़ेंगे उस पर ही डिपेंड करते हैं। सबसे पहली बात तो अपवाह वेग को साथ ही लिख लेते हैं। अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इसे। काफी इंपॉर्टेंट बात अभी, इससे लगभग सारी बातें इसी से सोल्व हो जाएगी वीडियो। इसको समझने के लिए पहले हम चालकों में विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, बाद में लिखेंगे इसको। चालकों में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा, ये भी कह सकते हैं चालकों में विद्युत धारा, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, तो दोनों बातें एक साथ ही आ जाएंगे।
ये क्वेश्चन इस तरह से कभी नहीं आता है कि चालकों में विद्युत धारा को परिभाषित करो या बताओ, लेकिन थोड़ा सा बेसिक काम आएगा इसका आगे, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो चालकों में क्या होता है, करंट जो है वो धातु में प्रवाहित होता है, चालकों में प्रवाहित होता है। लेकिन कोई जैसे वायर की बात करें तो वायर अगर मार्केट से खरीद लाए बंडल और उसको लाके टेबल पे रख दें तो उसमें करंट नहीं आएगा, ये हमें पता है। हमें पहले उसको क्या करना पड़ेगा, फिटिंग में लगाना पड़ेगा, फिटिंग में लगाने पर नहीं आएगा। फिर हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हम उसे बैटरी लगानी पड़ेगी। बैटरी का मतलब अपने मीटर से ही जो घर का जो मीटर है जिसमें ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, वहां से उसको वोल्टेज मिलेगा, उसके बाद उसमें करंट आना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस स्थिति में जब हम लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है धातुओं में चालकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण धारा का प्रवाह होता है। अर्धचालकों में एक बात और भी होती है, होल भी होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। होल बाद में बात इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, उसी समय हम बात करेंगे कि होल क्या होते हैं। अभी आप दो बातें ध्यान रखेंगे, चालकों में जीके का क्वेश्चन भी मान लें आप इसे, चालकों में और अर्धचालकों में जिनकी वजह से धारा प्रवाहित होती है उनको कहते हैं आवेशवाहक। वैसे रफली नोट कर लें आप इस बात को, आवेशवाहक। आवेशवाहक का मतलब जिनके कारण धारा प्रवाहित होती है, वो तो इसके अंदर तो होते हैं इलेक्ट्रॉन और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स व होल्स। होल्स क्या होते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह खाली जगह हो जाती है, उस खाली जगह को होल कहते हैं। अब वो खाली जगह पॉजिटिव चार्ज का काम करती है और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे और कैसे करते हैं अभी नहीं करेंगे, बहुत डिटेल काफी मैटर है इसके अंदर। इसलिए केवल आप इतना जरूर ध्यान रखें कि चालकों में करंट किसके कारण आता है, बस इतनी बात, ये बात महत्वपूर्ण है। अभी तो आप ये समझ लेना कि चालकों में कौन सी बात इंपोर्टेंट है, चालकों में करंट किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से, और अर्धचालकों में करंट किनकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से। ये बात आप नोट कर लेंगे। अब देखो चालकों में दो स्थितियां हम लेते हैं कि अब ये तो वो स्थिति है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं और आप इसे लैंग्वेज अपने आप ही थोड़ा सा बना के लिख ले, नोट्स में कर लीजिए आप। बाकी कोशिश करेंगे कि आपको लगभग 10 या 15 दिन के बाद में नोट्स प्रोवाइड आपको करवा दिए जाएंगे, तो जिसको भी चाहिए आपको नंबर दे देंगे, उस पर आप मैसेज करके और आप डाक से बाय पोस्ट आप मंगवा लेना। अब देखो इसमें विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक में क्या होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन रहते हैं सभी के अंदर चालकों में, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है। जब इनमें करंट प्रवाहित नहीं होता है तब भी ये गति करते हैं, लेकिन इनकी जो गति है वो रैंडम मोशन होती है, जिगजैग, ब्राह्मी मोशन या जिगजैग मोशन कहते हैं इसे। जिगजैग का मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति कैसे भी होती है। तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, टकरा रहे हैं, दिशा बदल रही है, वेग बदल रहा है, यानी स्पीड भी चेंज होती है और दोनों चीजों में चेंज होता है, स्पीड में भी चेंज होता है और इनकी दिशा में भी, यानी सिंपली कह सकते हैं वेग, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है तो इसके अंदर इसकी चाल तो आएगी और साथ में डायरेक्शन भी आ गई। इसलिए इनका जो टोटल परिणामी जो वेग होते हैं वो 0 होता है। इसमें परिणामी वेग क्या होगा, 0 होता है। इसको औसत वेग कह लेते हैं, v बार औसत वेग। औसत वेग क्या होता है इसका, 0। औसत का मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इधर जा रहा है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो कोई उधर से भी आ रहा है उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से एक टोटल जो सबका टोटल निकालेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। इसलिए इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन, चालकों में इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी गति निरंतर करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी गति की दिशा और उनका जो वेग है, उनकी जो चाल है वो निरंतर बदलते रहते हैं। इस स्थिति में उनका औसत वेग 0 होता है। ये एक इस तरह के, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बेसिक चीजें बहुत काफी छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा आने वाली है, उनको आप साथ साथ नोट कर लें, समझ जरूर लेकर लें, फिर नोट कर लें आप उनको, और जब भी आप पढ़े तो उसको रिवाइज जरूर करें। तो
उससे आपको ये अपडेट होता रहेगा। जैसे इसके अंदर एक बात आ गई कि v इज इक्वल टू v बार इज इक्वल टू 0। अभी कैसे होता है ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लें कि इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं और इनका जो औसत वेग है वो क्या हो जाता है, 0 होता है। कब है ये स्थिति, आप ये जरूर आप ध्यान रखें, कब है ये स्थिति, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। यानी जब तक विद्युत क्षेत्र हमने वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं किया गया है तब तक करंट इसमें प्रवाहित नहीं होगा। फिर आगे दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में फिर क्या होगा, यहां दूसरी हेडिंग लिख देता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये चालक है, वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। अब इसमें क्या लगा दिया हमने, ये लगा दी बैटरी, प्लस है माइनस, इधर प्लस है इधर माइनस है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई हो गया विद्युत क्षेत्र प्लस है माइनस की ओर। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ही, वो जो टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे वो उन्हें इलेक्ट्रॉनों पर अब क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश जब विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, वो डिटेल से बात कर चुके हैं पहले, उनमें विद्युत बल कार्य करता है और उसका मान कैसे निकालते हैं, तीव्रता की परिभाषा से F इज इक्वल टू Q और F इज इक्वल टू क्या गया, काफी बार बात कर ली बल आघूर्ण में बल में सभी में, F बराबर QE। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव सबने सोल्व किया था हमने, F इज इक्वल टू QE। तो यहाँ पर जो बल लगेगा F इज इक्वल टू Q की जगह कौन से चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो Q की जगह E हो गया और E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो बल का जो मान है वो क्या हो गया, E। क्लियर। तो ये जो बल है, इस बल के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आकर्षित होंगे, क्योंकि इधर कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये धनात्मक विभव जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा। पूछ लेते हैं वाइवा में, जैसे प्रैक्टिकलों में एग्जाम में टीचर्स जाते हैं प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो वहां पर जो वाइवा लिया जाता है प्रैक्टिकल के अंदर 5 नंबर का, उसके जो मौखिक क्वेश्चन जिसे कहते हैं, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि चालकों में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में करंट क्यों नहीं प्रवाहित होता है, क्योंकि उस समय सीधा सिंपल सबसे आसान आंसर क्या है इसका, औसत वेग 0 होता है। दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में फिर क्या हो जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो विद्युत बल है F बराबर QE वो कार्य करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, तो विपरीत दिशा में गति करने लग जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो धारा प्रवाहित होती है। धारा कैसे प्रवाहित होती है, प्लस से माइनस की ओर, यानी करंट तो कैसे जाएगा, प्लस से माइनस की ओर। और अगर कहें कि इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, तो दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। ये भी आप लिख लेंगे इस बात को भी। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में मैं एक बार बता देता हूँ ताकि फिर आप लिख लें क्या, कि जब किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण चालकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल कार्य करता है, जिससे वे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में निश्चित वेग से गति करने लग जाते हैं और इसमें धारा प्रवाहित होने लग जाती है। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं और धारा प्लस से माइनस की ओर, इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। अब आगे बात आ गई अपवाद वेग की, जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने करी थी, कल की क्लास में फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये परिभाषा हम रिपीट कर चुके हैं, यानी वेग क्या है, किसका वेग, इलेक्ट्रॉनों का वेग, उसी को एक अपवाद ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट का मतलब धक्का देना, कौन धक्का दे रहा है, विद्युत क्षेत्र धक्का दे रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन, तो क्या होगा, किसी चालक पर जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, डेफिनेशन सुन ले आप, थोड़ा खुद ही लिखेंगे ज्यादा चलेगा। किसी चालक पर जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति निश्चित वेग से गति करने लग जाते हैं, और उस निश्चित वेग को क्या कहते हैं, अपवाद वेग। यानी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो उनका वेग है, और इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है कब, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, उसको क्या कहेंगे, उसी को ही अपवाद वेग कहेंगे।
तो ये इतनी बेसिक बातें जरूर आप थोड़ा सा पढ़ लें और आप इसको देखो, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप वो सिस्टमेटिक पूरा का पूरा पूछ लेंगे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बताओ, अनुपस्थिति में बताओ, क्या होगा सारे लिखना में। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो कोई भी लाइन से पूछ सकते हैं, इसलिए आप किसी भी तरीके से लिख लो, पॉइंट बना के लिख लो, पैराग्राफ बना के लिख लो, डायग्राम से थोड़ा सा जरूर हेल्प लें, तो डायग्राम से पता चल जाएगा। जैसे करंट है तो क्षेत्रफल में प्रवाहित होगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में इसका यूज करेंगे। ये नहीं है कि तार चाहे 5 मीटर लंबी और चाहे 10 मीटर लंबी हो, करंट उतना ही जाएगा। इसलिए ये नहीं है कि क्षेत्रफल को लंबाई से गुणा कर दे तो आयतन बढ़ा दे, आयतन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बात जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में फिर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या कंडीशन होती है और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या कंडीशन होती है वो, और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात अपवाह वेग। बाकी हम कल अपवाह वेग की बात और करेंगे और फिर इसके थोड़ा सा डेरिवेशन वगैरह सोल्व करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए इनको, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। जैसे चैप्टर 1 का प्रॉब्लम क्लास ली गई थी, वैसे ही हर चैप्टर लेंगे जब भी समय मिलेगा। बाकी कोई इसका कोई टाइम टेबल निर्धारित नहीं है कि वही इतने दिनों के बाद लेंगे, जैसे भी समय की उपलब्धता होगी या थोड़ा सा जैसे टाइम सूट करेगा उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। कभी कभार ऐसा भी होगा नहीं बना पाएंगे वीडियोस, 2-4 दिन बीच में ऐसे भी जैसे जाएंगे तो वहाँ सफर में रहेंगे 1-2 दिन, तो कई चीजें रहती हैं, तो वो हर चीज फिक्स नहीं है। लेकिन ये है कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो आप भी थोड़ा कंटिन्यू रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह। बाकी बातें जो अब नेक्स्ट डे 47 में करेंगे। धन्यवाद।